हेलो फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे हेक्चर ओहलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड जब होगा तब ये कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह से ये प्रॉफिटेबल भी होगा, जिसमें हेक्चर और ओहलिन इन दोनों इकोनॉमिक्स ने अपनी इस थ्योरी नेशनल ट्रेड करने से किस तरह से किसी कंट्री का प्रॉफिट किस तरह से बढ़ सकता है, इसके बारे में ये थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है। हेक्चर ओहलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को हम कई नामों से इसे पहचानते हैं, जिस तरह से मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, फैक्टर एंडोमेंट, हेक्चर ओहलिन मॉडल, 2x2 मॉडल, हेक्चर ओहलिन सैमुएल्सन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। क्योंकि हेक्चर ओहलिन के बाद सैमुएल्सन ने भी इस थ्योरी में कुछ काम किया था और इनकी इस वैल्यू की वजह से, उनकी इस कंट्रीब्यूशन की वजह से इस थ्योरी को हेक्चर ओहलिन सैमुएल्सन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड से भी पहचाना जाता है। यह इन शॉर्ट में HO मॉडल अगर हम देखें तो हम जान लेंगे कि ये हेक्चर ओहलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में ये कॉन्सेप्ट हमें पता चलता है। थेरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इस कॉन्सेप्ट में हमें कई ऐसी इंपॉर्टेंट हमें थेरी मिलती है, जिसमें फर्स्टली हमें मिलता है मर्केंटाइलिज्म, जिसमें एक ऐसी सोच थी जहाँ पे किसी का अगर प्रॉफिट होगा तो किसी का लॉस उतना ही होगा। तो ये थेरी हमें एक्सप्लेन करती है ज़ीरो सम गेम। तो इसको क्रिटिसाइज करते हुए एडम स्मिथ ने अपनी वेल्थ ऑफ नेशन से द्वारा हमें दिखाई देता है कि एडम स्मिथ ने, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, इन्होंने किस तरह से यहाँ पे एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज से हमें इंटरनेशनल ट्रेड करने से अगर कोई यहाँ पे प्रॉफिटेबल कंट्री बनती है तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ की जो नेचुरल रिसोर्सेस है इसके बतौर वो इंटरनेशनल ट्रेड कर पाती है, और इससे उनके कंट्री में जो प्रोडक्शन होगा इसमें कॉस्ट में डिफरेंस होने की वजह से ही इंटरनेशनल ट्रेड ये प्रॉफिटेबल होता है। ऐसा एडम स्मिथ ने जाके हमें उनकी थ्योरी में हमें मिलता है। एक स्टेप आगे जाके रिकार्डियन थ्योरी, या हम कहें डेविड रिकार्डो, इनकी जो थ्योरी थी कंपैरेटिव कॉस्ट, ये थ्योरी हमें मिलती है जिसमें उन्होंने किसी भी कंट्री की क्या प्रोडक्शन फैक्टर या प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होगा कॉस्ट में, इनमें कंपैरिजन करने के साथ साथ हमें जो यहाँ पे प्रॉफिट होगा ये कंपैरेटिव कॉस्ट से ही हमें मिलता है, जो डेविड रिकार्डो हमें इस थ्योरी में हमें बताते हैं। और लास्ट हमारा जो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, इसे हेक्चर ओहलिन थ्योरी भी इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हम समझते हैं। इस थ्योरी को फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि एंडोमेंट इसका मीनिंग होता है गॉड गिफ्ट। क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज किसी कंट्री को अगर ज़्यादा मिलता है तो ये उस कंट्री के लिए गॉड गिफ्ट मानी जाती है, जिससे उनमें होने वाला जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो इसमें उनका जो बेनिफिट है, हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ यहाँ पे डिफरेंस होता ही है, और हर कंट्री को यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज से उन्हें यहाँ पे एंडोमेंट ये किसी न किसी वजह से ही मिला हुआ होता है। तो इसी वजह से ही इसे फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी कहा जाता है। हम अब अगर देखें तो ये थ्योरी डेवलप की गई थी फर्स्टली यहाँ पे एली हेक्चर के द्वारा, बट यहाँ पे ये उनकी जो पेपर जब उन्होंने पब्लिश किया था, ये पब्लिश करने के बाद ये फेल होने की वजह से ही आगे जा एली हेक्चर के जो स्टूडेंट रहे हैं बार्टिल ओहलिन, इन्होंने आगे जाके यही कॉन्सेप्ट को आगे जाके डेवलप किया, एक नए अंदाज से इसे प्रेजेंटेशन देते हुए ही ये प्रेजेंट किया है, और ये पब्लिश होने के बाद ये पॉपुलर हुआ। और इससे ही यहाँ पे हम समझते हैं कि जो बार्टिल ओहलिन है ये स्टूडेंट है एली हेक्चर के, और एली हेक्चर ने ही ये आइडिया बार्टिल ओहलिन को दिया था। इसीलिए ये थ्योरी में दो इकोनॉमिक्स, जो एक प्रोफेसर और उनके स्टूडेंट, इन दोनों के नाम से ये थ्योरी हम पहचानते हैं। तो हम देखें तो एली हेक्चर, जो उनका टाइम पीरियड रहा है 1879 टू 1952, ये स्वीडिश पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स रह चुके हैं, और ये उन्होंने ये पब्लिश किया था, उनका जो कॉन्सेप्ट था इस थ्योरी को लेके उन्होंने 1919 में ये पब्लिश किया।
एले हेक्चर ये प्रोफेसर रह चुके हैं स्टॉकहोम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के। उसी के साथ कई टाइम के बाद फिर उनके स्टूडेंट जो उन्होंने बार्टिल ओलिन ये आते हैं और उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट है इसे पॉपुलराइज किया है। उनका टाइम पीरियड रहा है 1899 टू 1979। ये भी स्वीडिश इकोनॉमिक्स रह चुके हैं और वो पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं। और ये कॉन्सेप्ट उन्होंने पब्लिश किया था 1933 में और वो पॉपुलर हुआ था और उसे सबसे ज़्यादा डिमांड हमें दिखाई देती है जो उनको सक्सेस किस तरह से मिला है। उसी तरह से वो भी यहाँ पे प्रोफेसर रह चुके हैं इकोनॉमिक्स एट द स्टॉकहोम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के और उनकी इस कंट्रीब्यूशन की वजह से ही उन्हें अवार्ड मिला है जो अवार्ड नोबेल मेमोरियल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स साइंस इन 1977। हेक्चर ओलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को हम समझते हैं कि ये एक्सटेंशंस है यहाँ पे जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ वैल्यू। इस थ्योरी का ही एक अगला वाला पार्ट या एक नया वर्जन हम मानते हैं कि ये हेक्चर ओलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल बनता है। इस जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ वैल्यू को यहाँ पे म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस थ्योरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जितने भी गुड्स जिसकी डिमांड है उसकी किस तरह से सप्लाई होगी और उनसे डिपेंडेंट जो उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो डिमांड होगा और उनका जो सप्लाई होगा ये दोनों भी या उस तरह से जो प्रोडक्शन है उसकी जो प्राइस है उसकी डिमांड और उसी तरह से जो फैक्टर है फैक्टर की जो डिमांड और सप्लाई और उनकी जो प्राइस ये सभी इंटरकनेक्टेड होते हैं और इसीलिए ही इसे म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंट थ्योरी कहा जाता है। उसी तरह से यहाँ पे जो रिकार्डन थ्योरी जो हमें दिया है डेविड रिकार्डो ने उनकी जो कंपैरेटिव कॉस्ट ये थ्योरी एक ऐसे मुकाम पे जाके रुक जाती है जहाँ पे ये कंपैरेटिव कॉस्ट क्यों होता है और कौन से पॉइंट में जाके यहाँ पे कंपैरेटिव प्राइस यहाँ पे मेजर किया जाएगा ये कहने में या ये पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करने में डेविड रिकार्डो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होते हैं और यही पॉइंट को आगे जाके लेके क्यों ये स्पेशलाइजेशन करना ज़रूरी है और किस तरह से इसकी बेनिफिट इस कंट्री को इंटरनेशनल ट्रेड करने के साथ साथ मिल सकती है इसे ही आगे जाके हेक्चर ओलिन अपने इस थ्योरी में एक्सप्लेन करते हैं जहाँ पे रिकार्डियन थ्योरी यहाँ पे जो कंपैरेटिव कॉस्ट को एक्सप्लेन करने में आधा अधूरा छोड़ देती है वहीं से आगे जाके ये कॉन्सेप्ट हमें एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से यहाँ पे कंपैरेटिव कॉस्ट कौन से पॉइंट में जाके कर सकते हैं और किस तरह से उस गुड्स की प्राइस यहाँ पे डिटरमिन किया जाएगा और किस तरह से यहाँ पे उस इंटरनेशनल ट्रेड करने में ये पॉइंट किस तरह से हेल्पफुल होते हैं और ये सक्सेसफुली ये कंडीशन हमें इंटरनेशनल ट्रेड होती हुई सक्सेसफुल यहाँ पे कंडीशन में दिखाई देती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे ओलिन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कहता है इंटरनेशनल ट्रेड को देखते हुए। उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह से है, इंटरनेशनल ट्रेड इज़ अ स्पेशल केस ऑफ द इंटर रीजनल ट्रेड। उन्होंने कहा है कि जब यहाँ पे इंटर रीजनल यहाँ पे ट्रेड होने की वजह से ही यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड ये स्पेशल केस उभर के आता है क्योंकि किसी भी कंट्री की यहाँ पे जो फैक्टर होते हैं इनकी जो आने वाली कॉस्ट ये डिफरेंस अगर होती है यही रीज़न बनती है इंटरनेशनल ट्रेड होने की। इसमें उन्होंने कहा है कि ये जो जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ वैल्यू है इससे ही इसका एक्सटेंशन इस थ्योरी को कहा जाता है। तो ये जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ वैल्यू क्या होती है, तो इसमें सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे ये थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से किसी भी गुड्स और सर्विस की जब यहाँ पे डिमांड बढ़ती है तो ये सिचुएशन क्रिएट होती है अगर गुड्स की प्राइस डिपेंड होती है डिमांड एंड सप्लाई पे।
जनरली हम सोचते हैं कि अगर हम किसी भी गुड्स की अगर डिमांड करते हैं तो ये डिमांड किस पे डिपेंड होती है, उस गुड्स की जो डिमांड एंड सप्लाई है। और ये जो डिमांड होती है, पब्लिक क्यों किसी भी गुड्स की डिमांड करती है, क्योंकि उस पे डिपेंड होती है उनकी चॉइस, उनकी प्रेफरेंस, उनकी ज़रूरतें, नीड्स, उनकी इनकम, फैशन, ट्रेडिशन। इस कॉन्सेप्ट से ही हम उस गुड्स की डिमांड करते हैं। और ये डिमांड अगर करेंगे तो ये सप्लाई किस तरह से होगी, ये सप्लाई उस प्रोडक्शन फैक्टर की जो सप्लाई बढ़ती है, और टेक्नोलॉजी उससे अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो इससे हमें उसकी सप्लाई हमें मिलती है। तो उसी के साथ जब ये हम किसी भी गुड्स की डिमांड करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड करेंगे तो उस प्रोडक्शन फैक्टर जो होते हैं उनकी भी वैल्यू बढ़ती है। तो इस तरह से उनकी जब वैल्यू बढ़ेगी, जब प्रोडक्शन फैक्टर की जो वैल्यू बढ़ेगी तो उनकी भी यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई बढ़ेगी। तो इससे हम कहेंगे कि जब गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो गुड्स जो प्रोडक्शन फैक्टर है उनकी भी डिमांड बढ़ेगी। उनकी डिमांड बढ़ने के साथ साथ हम जब गुड्स की सप्लाई करेंगे तो उस प्रोडक्शन फैक्टर का जब सप्लाई भी बढ़ेगा, तब ये इंटरकनेक्शन इस सिचुएशन को क्रिएट करती है। तो यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी। अगर सप्लाई बढ़ेगी तो प्रोडक्शन फैक्टर के जो डिमांड वो भी बढ़ेगी और उनका भी सप्लाई यहाँ पे बढ़ेगा। तो इंटरकनेक्टेड इस सिचुएशन को यहाँ पे प्राइस भी मैटर करती है। तो इस तरह से ये सब इंटरकनेक्टेड इस सिचुएशन को यहाँ पे म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस थ्योरी कहा जाता है, या हम जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ वैल्यू भी कहा जाता है। इस तरह से ये जो थ्योरी है, हेक्चर-ओहलिन इंटरनेशनल ट्रेड की जो कॉन्सेप्ट है, इससे ही आगे जाके कई यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे उभर के आते हैं, नए नए यहाँ पे थ्योरी, इनसे भी आगे ये कॉन्सेप्ट हमें मिलते हैं जो रिलेटेड थ्योरी यहाँ पे बनती है। जिसमें फर्स्ट है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, सेकेंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, थर्ड लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, फोर्थ लियोनटिफ्स पैराडॉक्स, फिफ्थ फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल थ्योरम, और सिक्स स्टॉपलर सैमुएल्सन थ्योरम। तो इस थ्योरी के बाद और ये इस कॉन्सेप्ट को या रिलेटेड थ्योरी ये हमें मिलती है, जो आने वाले टॉपिक में हम इसे डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि ये जो थ्योरी है, थ्योरी किस पॉइंट पे या किस अजम्पशन पे बेस है। तो कोई भी इकोनॉमिक्स की थ्योरी होती है, ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट को लेके चलती है जहाँ पे वो अज्यूम करती है कि इस तरह से एक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, और यही अजम्पशन पे ये थ्योरी भी बेस करती है। जिसमें फर्स्ट है ट्रेड इन टू नेशन, यहाँ पे दो नेशन में यहाँ पे ट्रेड होगा। तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि इंडिया एंड यूएसए, ये दो कंट्री को हमने अज्यूम किया है कि इन दोनों कंट्री में यहाँ पे ट्रेड होगा। सेकेंड पॉइंट बनता है ट्रेड इन टू कमोडिटी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही कमोडिटी को यहाँ पे अज्यूम किया जाता है कि दो कमोडिटी के बीच में ही यहाँ पे ट्रेड होगा। यहाँ पे हमने अज्यूम किया है मिल्क और क्लॉथ, इन दो कमोडिटी को हमने लिया है। थर्ड पॉइंट हमारा बनता है यहाँ पे टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यहाँ पे अज्यूम किया जाता है, जहाँ पे लेबर एंड कैपिटल, ये दो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे हमने लिए हैं। जो रिकार्डन थ्योरी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेबर ये फैक्टर को ही, प्रोडक्शन फैक्टर को इम्पोर्टेंस देती है, बट हेक्चर-ओहलिन ये थ्योरी लेबर और कैपिटल इन दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इम्पोर्टेंट देती है, और यही दो जो फैक्टर होते हैं यही प्रोडक्शन को हेल्प करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है थ्योरी बेस करती है टू कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी दो कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बेस करती है, और इससे ही ये थ्योरी पूरी तरीके से यहाँ पे वर्क करती है। जहाँ पे फर्स्ट है फैक्टर इंटेंसिटी और सेकंड फैक्टर अबेंडेंस। इन दो फैक्टर का जो यहाँ पे वैल्यू है, किसी भी फैक्टर की इंटेंसिटी कितनी है और उस फैक्टर की अबेंडेंस कितनी उस कंट्री में है, ये दो कॉन्सेप्ट से ही ये थ्योरी पूरी तरीके से यहाँ पे वर्क करती है। यहाँ पे जो रिकार्डन थ्योरी यहाँ पे एक्सप्लेन करने में फेल होती है, यही रीज़न यहाँ पे हेक्चर-ओहलिन इन दो
कॉन्सेप्ट से हमें एक्सप्लेन पूरी ये थ्योरी करती है, जो फैक्टर इंटेंसिटी और फैक्टर अबेंडेंस, इससे ही ये पूरी यहाँ पे एक्सप्लेन होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है, यहाँ पे अज्यूम किया गया है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर होता है। यहाँ पे कंज्यूमर और जो प्रोड्यूसर है, इन दोनों में यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन इस सिचुएशन को क्रिएट किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन यहाँ पे मार्केट के अंदर होती है, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन नहीं है। यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट ये सिचुएशन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होगा, यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल इस मेथड से ही वर्क करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे जो इंटरनली जो फैक्टर है प्रोडक्शन का, वो मोबिलिटी हो सकती है, बट इंटरनेशनल कंडीशन में ये एक्सटर्नल में नहीं होगा। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मोबिलिटी इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल नहीं हो सकता। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है टेस्ट प्रेफरेंस इनकम कांस्टेंट बोथ द कंट्री। यहाँ पे लोगों की जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है, लोगों की इनकम है, यहाँ पे फिक्स माना गया है, यहाँ पे कांस्टेंट है दोनों भी कंट्री के बारे में। यहाँ पे किसी भी तरह का चेंजेस यहाँ पे नहीं हो पाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यहाँ पे जो इंटरनेशनल ट्रेड होगा, इससे जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है ये ज़ीरो मानी गई है, इसमें कॉस्ट नहीं आएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है प्रोडक्शन फंक्शन इज़ होमोजीनियस। यहाँ पे जो प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये होमोजीनियसली होंगे, एक जैसे ही होंगे। दोनों कंट्री में अगर एक्स का प्रोडक्शन लिया जाएगा तो दोनों भी यहाँ पे एक्स, यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो सेम होगा, दोनों भी होमोजीनियस होंगे। बट किसी भी कंट्री में, पर्टिकुलर एक कंट्री में एक्स एंड वाई ये दोनों भी प्रोडक्शन अगर लिया जाएगा तो उनकी जो प्रोडक्शन फंक्शन है अलग अलग होंगे। बट दोनों कंट्री में अगर सेम यहाँ पे जो प्रोडक्शन लिया जाएगा, वो उनकी जो फंक्शन होंगी ये सेम होंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैलेंस इन बोथ नेशन इज़ 1:1। यहाँ पे दोनों भी कंट्री में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये ट्रेड जो होगा, ये नेशन दोनों भी प्रॉफिट में होंगे और दोनों का जो रेशो है, ये रेशो यहाँ पे सेम ही दिखाई देगा, 1:1। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है वन गुड इज़ कैपिटल इंटेंसिव एंड अदर गुड्स इज़ लेबर इंटेंसिव। यहाँ पे एक कंट्री यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव को मानी जाती है और सेकेंड यहाँ पे लेबर इंटेंसिव मानी जाती है। एक कंट्री को लेबर और दूसरी कंट्री यहाँ पे कैपिटल, इन दोनों से ही यहाँ पे डिपेंड करेगी और इससे ही यहाँ पे ट्रेड हो सकता है। और हमारा लास्ट पॉइंट बनता है डिमांड कंडीशन आर द आइडेंटिकल इन द बोथ कंट्री। यहाँ पे जो डिमांड है दोनों कंट्री की, जो सिचुएशन है करने की, ये आइडेंटिकल यहाँ पे मानी गई है, जहाँ पे दोनों की जो एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करने के वजह से ही यहाँ पे एक जो इंटरनेशनल ट्रेड होने की जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे क्रिएट होती है। इस तरह से जो यहाँ पे हेक्चर ओलिन ने यहाँ पे जो मेन यहाँ पे जो दो फैक्टर में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस दिए हैं, फैक्टर इंटेंसिटी और फैक्टर अबेंडेंस, इन दो कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फोकस किया गया है और इससे ही दोनों भी कंट्री की जो यहाँ पे ट्रेड होगी, ये दो किस तरह से इसमें डिफरेंस होगा, इससे ही ये इंटरनेशनल ट्रेड बनती है। बट इससे पहले हम देखेंगे कि हेक्चर और ओलिन, इनका जो एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में उनकी क्या व्यू है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या हमें कहता है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो डिफरेंस होगा, यही डिफरेंस दोनों कंट्री के अंदर जो यहाँ पे प्रोडक्शन फैक्टर में यहाँ पे जो कॉस्ट है ये कम ज़्यादा होने की वजह से ही ये इंटरनेशनल ट्रेड होता है। उसी के साथ इनमें किसी भी एक कंट्री के पास उनकी जो फैक्टर है, ये फैक्टर की जो प्रोडक्शन होगा, इनमें इंडोमेंट ये सिचुएशन गॉड गिफ्टेड जो होती है, ये
हमें दिखाई देती है। इससे ही उस कंट्री में यहाँ पे जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ये कम आने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इससे ही ये इंडोमेंट इस सिचुएशन की वजह से ही उस कंट्री को प्रॉफिटेबल कंडीशन में लाया जाता है। तो इसी से ही यहाँ पे सेम प्रिंसिपल जो होते हैं लेबर डिस्ट्रीब्यूशन बोथ कंट्री में होता है, और इससे ही यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट होती है। और उसी के साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पर्सन टू पर्सन उनकी पर्सनालिटी जिस तरह से डिफरेंस होती है, उसी तरह से दोनों भी कंट्री की जो पर्सनालिटी होती है, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ये दोनों भी कंट्री में डिफरेंस पाए जाते हैं। हेक्चर ओलिन उन्होंने कहा है कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इस सिचुएशन को एक्सचेंज मेथड से ही यहाँ पे किया जाता है, और इसमें जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होता है वो ज़ीरो होता है, इनमें कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं लगते हैं। और ये जो मोटिवेशन होते हैं ये होते हैं प्रॉफिट मिलाने की वजह से, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन लिया जाए, यहाँ पे लो कॉस्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, और मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट कमाने की कोशिश इस मेथड में किया जाता है। प्रोफेसर कैसल और पैरेटो इन्होंने ये जनरल थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ वैल्यू यहाँ पे दी थी, और इससे ही ये इस थ्योरी से ही हेक्चर ओलिन एक्सटेंशन करके इस कॉन्सेप्ट को आगे जाके ये थ्योरी डेवलप करते हैं। हमारा मेन पॉइंट यहाँ पे बनता है फैक्टर इंटेंसिटी। फैक्टर इंटेंसिटी ये कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि किसी भी कंट्री में जो फैक्टर होते हैं उनकी इंटेंसिटी कितनी है। ये इंटेंसिटी दो टाइप में हमें यहाँ पे जो टाइप्स मिलते हैं, उसमें फर्स्ट है कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी और लेबर इंटेंसिव कमोडिटी। यहाँ पे कहा जाता है कि किसी भी फैक्टर की जो इंटेंसिटी है, एक तो ये कैपिटल इंटेंसिव होगा या ये लेबर इंटेंसिव होगा। कैपिटल इंटेंसिव ये हमें कहता है कि वो प्रोडक्शन फैक्टर यहाँ पे कैपिटल लगाने से साथ साथ यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा, या लेबर को ज़्यादा यहाँ पे हायर करके लेबर को इंटेंसिव दे के ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिया जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे फर्स्ट यहाँ पे जो हमारा जो अजम्पशन था 2x2x2 का मॉडल, जो हमें कहता है कि यहाँ पे दो कंट्री होगी, यहाँ पे दो कमोडिटी होगी, और दो यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिए जाएंगे। जहाँ पे हमने देखा था कि दो कंट्री है इंडिया एंड यूएसए, जो दो कमोडिटी है उसमें दो है एक मिल्क और दूसरा है क्लॉथ, और जो दो यहाँ पे जो फैक्टर प्रोडक्शन लिए जाएंगे वो है होंगे लेबर और यहाँ पे कैपिटल। तो इन 2x2x2 के मॉडल से ही हम देखेंगे कि फैक्टर इंटेंसिटी यहाँ पे इंडिया के अंदर मिल्क और क्लॉथ को लेके किस तरह से है। यहाँ पे फर्स्टली यहाँ पे हमें दिखाई देता है, अगर 1 लीटर मिल्क यहाँ पे प्रोड्यूस करना है तो हमें 1 कैपिटल लगता है और 4 लेबर लगते हैं इंडिया के अंदर, और 2 लीटर अगर दूध हमें प्रोड्यूस करना है तो हमें 2 कैपिटल लगेंगे और 8 यहाँ पे लेबर लगेंगे। तो इनका जो रेशो है यहाँ पे जो कैपिटल और लेबर इनका रेशो हमें दिखाई देता है 1:4। तो दोनों का हमें 1:4 ये सिचुएशन दिखाई देता है। उसके कंपैरिजन यहाँ पे जब इंडिया में क्लॉथ का यहाँ पे प्रोडक्शन लिया जाएगा तो पर मीटर यहाँ पे सिचुएशन किस तरह से होगी। यहाँ पे 1 मीटर क्लॉथ का प्रोडक्शन लेने में 2 कैपिटल और 2 लेबर यहाँ पे लगते हैं। तो यहाँ पे 2 मीटर को भी वैसे लेने के लिए यहाँ पे 4 कैपिटल और यहाँ पे 4 लेबर हमें लगेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल और लेबर का जो रेशो आएगा वो 1:1 हमें दिखाई देगा। जो हमने यहाँ पे अजम्पशन में देखा था कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इस सिचुएशन हमने अजम्पशन में देखा था, वही फार्मूला हमें यहाँ पे अजम्पशन दिखाई देता है। जो यहाँ पे उनकी जो रेशो है, ये रेशो यहाँ पे हम जितना भी यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वही रेशो में हमें उसका रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे कैपिटल और लेबर इनका रेशो यहाँ पे मिल्क को लेके इंडिया में 1:4 यहाँ पे मिलता है, और क्लॉथ को लेके यहाँ पे 1:1 यहाँ पे हमें दिखाई देता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो मिल्क का प्रोडक्शन लिया जाएगा तो यहाँ पे लेबर इंटेंसिव जो कमोडिटी है ये हमें दिखाई देती है, और क्लॉथ को यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी यहाँ पे दिखाई देती है।
तो इससे हम यही सिचुएशन को हम अगर फिगर में देखेंगे तो हमें यहाँ पे मिलता है, जहाँ पे मिल्क का जो 1 लीटर प्रोडक्शन हमने लिया 1 कैपिटल और 4 लेबर 1/4। तो यहाँ पे लेबर, यहाँ पे एक्स एक्सेस पे हमने लेबर लिया है और वाई एक्सेस पे कैपिटल लिया है। और 1 लीटर दूध के लिए यहाँ पे 1 कैपिटल और 4 यहाँ पे लेबर। तो ये जो ग्रीन यहाँ पे हमें जो लाइन दिखाई देती है, ये मिल्क किस तरह से प्रोडक्शन यहाँ पे ग्राफ हमें दिखाई देता है, ये इस तरह से हमें दिखाई देगा। और जो क्लॉथ है, क्लॉथ का हमें दिखाई देता है कि 1:1 जो रेशो आता है, यहाँ पे कैपिटल 1 और लेबर 1। तो इस सिचुएशन को हमें 1 मीटर के लिए 2 कैपिटल और 2 लेबर, तो इसका रेशो 1। तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है 2 लेबर 2 कैपिटल। इस सिचुएशन को हमें 1 क्लॉथ 1 मीटर क्लॉथ लेने के लिए ये सिचुएशन आएगी। और 2 मीटर यहाँ पे जो क्लॉथ है वो लेने के लिए 4 लेबर और 4 कैपिटल हमें दिखाई देंगे। तो ये सिचुएशन हमें यहाँ पे मिलती है। तो ये लाइन अगर हम खींचेंगे तो इसका रेशो हमें 1:1 मिलता है। और मिल्क का हम यही सिचुएशन को आगे लेके जाएंगे तो यही हमें कैपिटल लेबर रेशो 1/4 और इसका 1। तो हम देखेंगे कि एक कंपैरिजनली यहाँ पे जो क्लॉथ है ये कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है, जहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन लेने में कैपिटल कम लगता है और लेबर ज़्यादा। तो कंपैरिजन क्लॉथ को यहाँ पे जो कैपिटल है वो कम लगता है और लेबर यहाँ पे ज़्यादा लगता है। तो इनमें कंपैरिजनली हम देखेंगे तो इसका रेशो जो क्लॉथ का यहाँ पे 1 है और मिल्क का 1/4 है, जो यहाँ पे कम है कंपैरिजनली क्लॉथ के। तो ये रेशो हमें यहाँ पे फैक्टर इंटेंसिटी जो यहाँ पे कैपिटल और लेबर इंटेंसिव कमोडिटी को लेके हमें मिलता है। तो इंडिया के अंदर इन शॉर्टली हम कहेंगे तो इंडिया के अंदर हमें मिल्क यहाँ पे लेबर इंटेंसिव कंडीशन में दिखाई देता है, तो क्लॉथ यहाँ पे लेबर इंटेंसिव कंडीशन में दिखाई देता है। इसी तरह से हम देखेंगे कि यूएसए में किस तरह की कंडीशन यहाँ पे फैक्टर इंटेंसिटी की लेके क्या है। तो यही सिचुएशन हमें यूएसए में किस तरह से मिलती है। जिस तरह हमने कहा कि फैक्टर इंटेंसिटी यहाँ पे 2 तरह की होगी, कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी और लेबर इंटेंसिव कमोडिटी। यूएसए की अंदर ये कंडीशन हमें मिलती है कि मिल्क और क्लॉथ ये दोनों भी सिचुएशन जो अजम्पशन लिया 2/2/2 मॉडल, यही फार्मूला यही हमें फैक्टर इंटेंसिटी में दिखाई देगा। तो ये सिचुएशन हमें कहती है कि मिल्क की प्रोडक्शन अगर यूएसए में लेते हैं तो 1 लीटर दूध के लिए हम 2 कैपिटल और 2 लेबर लगाते हैं, रेशो 1 आता है। अगर वही 2 लीटर अगर दूध लेना है तो 4 कैपिटल और 4 लेबर लगेंगे, तो उसका भी रेशो यहाँ पे 1 मिलता है। उसी तरह से अगर हम क्लॉथ को अगर प्रोडक्शन लेते हैं फैक्टर इंटेंसिटी की ये सिचुएशन हमें 1 मीटर कपड़ा या क्लॉथ लेने के लिए हमें 4 कैपिटल और 1 लेबर लगता है। और यहाँ पे 2 मीटर यहाँ पे जो क्लॉथ लेने के लिए 8 कैपिटल और 2 लेबर लगते हैं, तो दोनों का भी रेशो हमें 4/4 आता है। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि मिल्क का प्रोडक्शन लेने के लिए यहाँ पे यूएसए लेबर इंटेंसिव कंडीशन में दिखाई देता है, तो क्लॉथ कैपिटल इंटेंसिव कंडीशन में दिखाई देता है। इस तरह से इस फिगर के साथ हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे फैक्टर इंटेंसिटी यहाँ पे यूएसए के अंदर मिल्क और क्लॉथ को लेके किस तरह से यहाँ पे 1 लीटर के लिए मिल्क के लिए हमें 2 कैपिटल 2 लेबर 2 कैपिटल 2 लेबर, तो ये सिचुएशन हमें यहाँ पे मिलती है। और 2 लीटर के लिए 4 कैपिटल 4 लेबर 4 कैपिटल 4 लेबर, तो ये सिचुएशन इस तरह से ओरिजिन से आगे जाती हुई जो ग्रीन लाइन है ये हमें मिल्क का प्रोडक्शन के लिए एक्सप्लेन करती है, तो रेड लाइन हमें क्लॉथ की इंडिकेशन एक्सप्लेन करती है। तो यही लाइन ग्रीन लाइन जब आगे जाएगी तो यही रेशो हमें जो मिल्क के लिए है वो कैपिटल लेबर रेशो हमें 1 मिलता है। और वही यहाँ पे क्लॉथ के लिए हमें 1 मीटर क्लॉथ के लिए 4 के कैपिटल और 1 लेबर 4 कैपिटल 1 लेबर
इस सिचुएशन यहाँ पे 1 क्लॉथ मीटर के लिए और 2 मीटर कपड़े के लिए हमें 8 कैपिटल और 2 लेबर 8 कैपिटल, यही सिचुएशन हमें रेल लाइन से रेशो किस तरह से आगे जाता हुआ दिखाई देता है। तो कैपिटल लेबर रेशो हमें 4 मिलता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हम करेंगे तो क्लॉथ और मिल्क के में हमें मिल्क यहाँ पे यूएसए के अंदर ज़्यादा लेबर लगते हैं और क्लॉथ के लिए लेबर कम लगते हैं। तो यहाँ पे क्लॉथ ये कैपिटल इंटेंसिव है और मिल्क यहाँ पे लेबर इंटेंसिव कमोडिटी प्रोडक्शन लेने में हमें दिखाई देती है। इस तरह से हेक्चर ओलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में हम इस टॉपिक को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें सेकंड पार्ट में हम देखेंगे फैक्टर अबेंडेंस, उसके साथ उसका टेबल देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे डिफरेंस इन प्रोडक्शन में लिया जाएगा। और उसी के साथ हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन, यहाँ पे जो ऑटर्की इक्विलिब्रियम कंडीशन किस तरह से होती है, और उसके बाद यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड किस तरह से होता है, और डिफरेंस बिटवीन रिकार्डियन थ्योरी और हेक्चर ओलिन थ्योरी में क्या होगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि इस थ्योरी में किस तरह से कई इकोनॉमिक्स यहाँ पे क्रिटिस करते हैं, और ये क्रिटिस क्या है ये हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।